Hello and welcome, my dear students of 9th Standard English Medium. Once again, welcome back to my online class of Social Science. और इसमें आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. सिविक्स का नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 आपकी टेक्स्ट बुक में, जिसका नाम है इंडियन जुडिशरी, भारतीय न्याय व्यवस्था. ये उसका ट्रांसलेशन है. ठीक है. न्याय व्यवस्था की बात अगर हम करेंगे इस चैप्टर में, तो जाहिर सी बात है हम लोग कोर्ट्स और पुलिस की बात करेंगे. इंडियन जुडिशरी में दो चीजें शामिल है, पुलिस एंड कोर्ट. जनरली कोर्ट की हम बात यहाँ पे करेंगे क्योंकि न्याय देने का अधिकार जो है वो कोर्ट्स को होता है. ठीक है. कई बार हम ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग दिमाग में रखते हैं कि पुलिस हमें सजा देती है. एक्चुअली पुलिस सजा नहीं देती है. ठीक है. लेकिन सजा देने का जो काम होता है वो कोर्ट्स का होता है. और पुलिस तो सिर्फ कोर्ट के डायरेक्शन का जो पालन करती है वही बात है. ठीक है. ऑब्वियसली कोर्ट के डिस्क्रिशन को पालन करने का जो है जिम्मेदारी होता है वो पुलिस का होता है. तो ये चीज हमें सबसे पहले समझना है कि इंडियन जुडिशरी में जनरली न्याय का जो प्रोसीजर होता है वो कोर्ट के जरिए होता है. सो बेसिकली इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टेक द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन जुडिशरी. ये चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है पेज नंबर 86 पे. ठीक है. तो समझेंगे उसका इंट्रोडक्शन आज एक्चुअली. ठीक है. और हमारे जुडिशरी को एक छोटे से फ्लो चार्ट में मैंने कंपाइल किया है. हालांकि वही चीज बुक में भी दी गई है. तो जैसा कि आप समझ सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट लेवल की हमारी कोर्ट है, और उसके बाद हाई कोर्ट आता है. ठीक है. उसके बाद डिस्ट्रिक्ट या तालुका कोर्ट आता है. ट्रायल और स्पेशल कोर्ट्स भी होते हैं लोकल एरियाज में. तो एकदम शुरुआत में इसको समझना एकदम आपके लिए आसान नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा हम रीडिंग करेंगे और बीच बीच में अगर इसको समझेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा. ठीक है. सो द लेसन स्टार्ट्स ऑन पेज नंबर 86. द नेम ऑफ द लेसन इज इंडियन जुडिशरी. लेट अस स्टार्ट. We have studied in detail about the two organs of the government, the legislative and executive. Previous chapter था यानी civics का previous chapter, 10th chapter, हमने उसमें organs of government के बारे में समझा था, जो जिसमें legislative और executive ये दो parts होते हैं. ठीक है. Actually वो government का function है. अब ये तीसरा हिस्सा जो है वो उसके लिए ये अलग से chapter है. Now we shall study in detail about the third organ of the government, that is judiciary. गवर्नमेंट का ये तीसरा ऑर्गन है. ठीक है. और इसको अलग से पढ़ने की जरूरत इसलिए है बिकॉज आगे लिखा है इट इज इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी एंड इम्पार्शियल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल, ये दो वर्ड को समझना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट का ऑर्गन है, लेकिन साथ में ये चीज भी फिक्स है कि वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट भी है, यानी कि गवर्नमेंट के दबाव में उनको काम करना नहीं होता है. कोई भी कोर्ट या पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो वो गवर्नमेंट के दबाव में काम नहीं करती. इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट का कोई अधिकारी या मिनिस्टर अगर वो भी कोई गुनाह करता है तो ऑब्वियसली न्याय उसके लिए भी होता है. अगर वो कसूरवार है तो सजा उसको भी हो सकती है. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई अधिकारी या मंत्री या इवन चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर भी अगर होता है तो वो बच सकता है. ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम थ्रू आउट इंडिया. पूरे भारत में यूनिफॉर्म एक सिस्टम चल रहा है, सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड यूनिफॉर्म सिस्टम चल रहा है, यानी कि एक ही टाइप का सिस्टम है जुडिशरी के हिसाब से. हर एक जगह पे पुलिस, हर एक जगह पे कोर्ट की व्यवस्था हमें पाई जाती है. ऐसा नहीं है कि किसी एक हिस्से में न्याय मिल सकता है, किसी दूसरे हिस्से में, देश के किसी दूसरे हिस्से में न्याय नहीं मिल सकता है. ऐसा कुछ नहीं होता है. जुडिशरी सिस्टम यूनिफॉर्म है, हर एक जगह पे हमें वो अवेलेबल है. The Indian judiciary system is the form of pyramid hierarchy. अब बुक पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है हमारी जुडिशरी सिस्टम में, जिसमें we have established a uniform judiciary
and in it at the topmost level there is a supreme court which is the apex court. ओके आप देख सकते हो कि ये पिरामिड का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है एक छोटा सा, वहां पे सबसे हाईएस्ट लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है जिसका दूसरा नाम एपेक्स कोर्ट भी है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, सुप्रीम कोर्ट और एपेक्स कोर्ट दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। सुप्रीम कोर्ट का ही दूसरा नाम एपेक्स कोर्ट है। तो सबसे ऊपर का लेवल है सुप्रीम कोर्ट का। वही चीज मैंने भी यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है जिसको समझना बहुत आसान है। बुक में वो पिरामिड के स्ट्रक्चर से ड्रॉ किया है, ठीक है। तो सबसे ऊपर की सुप्रीम कोर्ट है, इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे हमारे देश में एक है। देयर इज ओनली वन सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में हमारा जो कैपिटल है वहां पे है, ठीक है। और उसी को हम एपेक्स कोर्ट भी कह सकते हैं। एट द मिडिल लेवल देयर आर हाई कोर्ट्स, ठीक है, मिडिल लेवल में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे अगर हम देखेंगे तो हाई कोर्ट्स आती है। ये हाई कोर्ट को मैं यहाँ पे प्लूरल में लिखूंगा क्योंकि हाई कोर्ट एक नहीं होती, जनरली स्टेट वाइज एक होती है, हर एक स्टेट में एक होती है। सपोज गुजरात की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली गुजरात का एक हाई कोर्ट है जो शायद आपने देखा भी होगा बाहर से ही सही, लेकिन जैसे एसजी हाईवे के ऊपर, ठीक है, गांधीनगर से कुछ 25-30 किलोमीटर की दूरी पर वो है, ठीक है। और जनरली इस तरह से स्टेट वाइज एक होता है। जहां पे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ठीक है, वहां पे बिटवीन दो स्टेट्स देयर इज ओनली वन हाई कोर्ट। जैसे कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड एंड सिक्किम, ये सारे स्टेट्स जो है उसके बीच में, ये 7 स्टेट्स के बीच में एक ही हाई कोर्ट है जो कि आसाम है। इस एक्सेप्शन को छोड़कर बाकी सारे राज्यों में एक एक हाई कोर्ट होती है, ठीक है। सो मिडिल लेवल में हाई कोर्ट एंड अंडर देयर ज्यूरिसडिक्शन है द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, यानी कि उसके ज्यूरिसडिक्शन में, हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में उनके नीचे आने वाली जो दूसरी कोर्ट्स होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तालुका कोर्ट भी उसको कह सकते हैं, ठीक है, जो कि हर एक लोकल एरिया में देखने को मिलती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड तालुका लेवल, जिसमें लोकल और स्पेशल कोर्ट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा लोकल एरियाज में आप लास्ट में जैसे देख सकते हो ट्रायल एंड स्पेशल कोर्ट्स भी आती है, ठीक है। तो ये सब काम का डिवीजन करने के लिए इतनी सारी टाइप के कोर्ट्स की रचना की गई है। सो इवन द ट्रायल कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स, tribunal courts can also be found in the local areas. So these such courts are established to cater the various object groups. अलग-अलग टाइप के केसेस को की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये सारी कोर्ट्स की रचना की गई। और इंडिया क्योंकि बहुत बड़ा देश, बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है, इसलिए केसेस की संख्या भी जाहिर सी बात है बहुत सारी होती है। इवन आज की तारीख में भी अगर हम बात करें तो we can comfortably say that there are thousands of cases pending in the courts. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसका फैसला तुरंत नहीं आता है। It takes number of years before the final justification of the case comes up. Okay? कोई भी केस का तुरंत फैसला कर पाना वो हालांकि मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल कोर्ट्स ऐसी होती है जहां पे ऐसा कोशिश की जाती है कि जितना हो सके उतना जल्दी केसेस का फैसला आ पाए, ताकि जुडिशरी सिस्टम में बर्डन जो है वो कम रहे या तो हल्का रहे, ठीक है। अब आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसके लिए शॉर्ट नोट भी आ सकती है, इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी। 3 से 4 मार्क की शॉर्ट नोट आ सकती है। तो ये पूरा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी वो आ सकता है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। A neutral and impartial judiciary is essential in the federal system for the protection and preservation of the rights of the Indian citizen and to solve any incongruity between the center and the state, between one state and the other state regarding the division of workload. वर्कलोड के हिसाब से जुडिशरी का डिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि फेडरल सिस्टम में हर एक इंसान के राइट को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं
और हमारे पास कुछ राइट्स हैं, वो राइट को प्रोटेक्ट करने के ऑब्जेक्टिव से हर एक सिटीजन का राइट प्रोटेक्शन हो पाए, उस ऑब्जेक्टिव से जुडिशरी की रचना की गई है। प्लस कई बार डिस्प्यूट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, फिर दो राज्यों के बीच में भी डिस्प्यूट होते हैं, और ये डिस्प्यूट कोई छोटे मोटे नहीं होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और उसका फैसला भी जैसा मैंने आपको आगे बताया तुरंत नहीं आ सकता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर द फाइनल justification comes up, okay, and the final judgment that comes up. Before that it takes a lot of time, and that is the reason why the like in order to distribute the workload properly, okay, judiciary system जो है वो इस तरह से important organ माना जाता है। The judiciary is an important organ as to interpret the constitutionality of any provision of any law so that the supremacy of the constitution prevails. So this is a very important statement. Judiciary is there in order to protect the laws which have been mentioned in the constitution. Constitution में सारे laws लिखे गए हैं, लेकिन उसको इंटरप्रेट करना है, यानी कि उसका मीनिंग निकालना, लोगों को उसको समझाना, सबको पता चले कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, ठीक है। वो चीज को इंटरप्रेट करने के लिए भी जुडिशरी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई इंसान कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेके पढ़ता नहीं है, बट एज एंड व्हेन द सिचुएशन अराइजेस तो जुडिशरी हमें जरूर बताती है कि इसके लिए ऐसा लॉ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में और हमें उसी को फॉलो करना है। ओके, सो इट इज देयर फॉर द सेक ऑफ इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। In order that the legislature or the executive do not violate any of the constitution limitations, we require in a country independent, firm, impartial and fearless judiciary which is the foundation of democracy. गलती से भी ऐसा ना हो, ठीक है, कि इवन कोई इंसान या इवन कोई गवर्नमेंट भी लॉ का वायोलेशन ना करे। इसलिए इंडिपेंडेंट और एकदम सख्त, जिसको हम फर्म कह सकते हैं, और इम्पार्शियल और फियरलेस जुडिशरी की स्थापना हमारे देश में की गई है, ताकि ये चीज का एहसास हमें हमेशा के लिए हो सके कि कोई भी कायदे का उल्लंघन जो है वो नहीं कर सकता है, और अगर करता है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। ठीक है, the objective of the constitution is to see that in the judiciary process there is no flaw or delay and the citizens get quick, cheap and equal justice. जुडिशरी का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि उनकी जिम्मेदारी ये भी है कि हर एक इंसान को बिना कोई डिले किए बगैर क्विक और चीप वे में उनको न्याय मिल सके। गलती से भी ऐसा ना हो कि न्याय लेते लेते वो इंसान जो है फाइनेंशियली बर्बाद हो जाए। ठीक है, क्योंकि सभी लोग जो है उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी सेम नहीं है। जहां पे न्याय पाने की बात है वहां पे गवर्नमेंट की ओर से ऐसा भी इंतजाम किया जाता है कि इवन द पुअरेस्ट पर्सन आल्सो कैन हायर अ गवर्नमेंट लॉयर and in that way he or she can acquire the justice in the court of law without any delay or without spending any money. ठीक है, किसी भी इंसान को अगर ऐसा लगता है कि उसके राइट को स्नैच किया गया है, उसके आत्मसम्मान के ऊपर अटैक किया गया है, या तो उसका हक उससे छीन लिया गया है, तो वो न्यायपालिका में जाके डेफिनेटली गवर्नमेंट के लॉयर को भी हायर कर सकते हैं और अपने राइट के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ alert legislature and executive, the judiciary could always remain active, but many a times due to administrative inactiveness and irresponsibility of the executive and authoritativeness of the legislature, impartial, cognizant, independent and fearless judiciary has shown judicial inactiveness.
अब ये पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ, हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वैसे तो आइडियली अगर देखा जाए तो हमारा जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है, फियरलेस। लेकिन कई बार क्योंकि जुडिशरी में भी काम करने वाले लोग जो होते हैं वो इंसान ही होते हैं, और कई बार ऐसा देखा गया कि वो करप्टेड होते हैं, तो उनके करप्ट होने की वजह से, उनके इनएक्टिव होने की वजह से जुडिशरी में भी इनएक्टिवनेस देखने को मिली। ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन फिर भी हमारा कोशिश जो है वो ऐसा रहता है कि जहां तक हो सके जुडिशरी जो है वो इम्पार्शियल हो, और इसीलिए जुडिशरी के अंदर जितने भी लोग काम करने वाले, खास करके लॉयर और जजेस, वो लोग जो होते हैं उनका रिक्रूटमेंट करने की प्रोसीजर जो है वो बहुत ही डेवियस है। ओके, उनके पास एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वो किस जगह पे बैठा है और उसकी जिम्मेदारी क्या है। सो इन केस इफ ऑल दीज क्राइटेरिया मीट इन एन इंडिविजुअल, only then he or she can be selected as the judge or the lawyer of the respective courts of law in the Indian judiciary. लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली ऐसा कई बार ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जो करप्ट या तो फिर इनएक्टिव होते हैं, और उसकी वजह से जुडिशरी में जो जजमेंट देना होता है उसकी प्रोसीजर में कई बार डिले हो जाता है। Otherwise, in an ideal manner, we can comfortably say that Indian judiciary is impartial, fearless, and independent. Okay? अब जो हमने आगे बात की थी कि सबसे हाईएस्ट लेवल पे सुप्रीम कोर्ट आती है, ठीक है, उसके जुरिस्डिक्शन में अलग अलग राज्यों में जो हाई कोर्ट्स जो फंक्शन करती है वो आती है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट या तालुका कोर्ट आती है, उसके बाद ट्रायल स्पेशल कोर्ट्स। तो इस चैप्टर में अब आने वाले लेक्चर में हम समझेंगे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फंक्शन होता है उसके बारे में, एंड ऑब्वियसली उसके बाद वन बाय वन हर एक टाइप की कोर्ट्स के बारे में हम वन बाय वन समझने वाले हैं। सो विथ हैविंग अ ग्रेट पेशेंस we need to understand the different functions of Indian judiciary system. ठीक है, तो यहाँ पे ये लेक्चर मेरा मैं खत्म करता हूँ। आने वाले लेक्चर में हम लोग एपेक्स कोर्ट या तो फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, और उसके बाद हम पावर और जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या सत्ताएं होती हैं वो भी हमें समझना है, जो कि एक अच्छा खासा लंबा टॉपिक है। ओके, सो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द सुप्रीम कोर्ट इन द नेक्स्ट lecture. Okay, so we end up this lecture over here only. This is it for now for this first lecture of lesson number 11. Thank you very much for your time.